Hello दोस्तों, welcome back to another video and in today's video we will be studying paper 17 corporate financial reporting and in this we will be studying GST accounting जो कि section D में है government accounting corporate financial reporting is the subject of CMA final and it is paper 17। तो आज हम start करेंगे GST accounting वाले topic से। Without wasting much time, let's begin। But before starting this video, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon for the latest updates। So please whatever. Without wasting much time, let's begin। तो हम जैसे CMA फाइनल स्टूडेंट्स पहले भी GST पढ़ चुके हैं और इस ग्रुप अगर आप ग्रुप 4 दे रहे हो तो ग्रुप 4 में भी आपका GST आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना। इस चैप्टर में क्या है, हमें GST की अकाउंटिंग सीखनी है। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड अगर एग्जाम में आ जाता तो काफ़ी इजीली आप सिक्योर कर सकते हो मार्क्स, है ना। तो इसमें भी हम समझेंगे बेसिकली, एक बार हम कोई रिवीजन ले लेंगे, बेसिक समझ लेंगे कि GST होता क्या है ना। तो GST इज़ लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। किस पे लगाया जाता है GST? गुड्स की सेल पे या फिर अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो उस पर। सपोज़ मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको गुड सेल कर रहा हूँ। कैसे गुड सेल कर रहा हूँ? पहले तो हम टीचिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, आपने मेरे लेक्चर्स परचेज़ किए, राइट, तो मैं आपसे GST चार्ज करूँगा, ठीक है। वहाँ पे GST चार्ज होगा जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो वो किस में आएगा? वो आएगा सर्विसेज में। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो मैं एक सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टीचिंग की, राइट। एंड एवरी सेल ऑफ गुड्स, मैंने आपको उसके साथ अपना स्टडी मटेरियल भी दिया, ठीक है। जो मेरा पर्सनल स्टडी मटेरियल था मैंने आपको वो भी दिया। तो स्टडी मटेरियल किस में आ जाएगा? गुड्स में। तो वो आ जाएगा एवरी सेल ऑफ गुड्स, उस पर भी GST चार्ज किया जाएगा, ठीक है। आप बड़े बच्चे हैं, आपको पता ही होगा कि आप अगर परचेज़ करते हो, लेक्चर्स वगैरह लेते हो, तो आपको उसमें GST इंक्लूडेड होता है, GST लगाया जाता है अलग से, ठीक है। तो GST इज़ लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट होता है उस पर, ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स, एवरी सेल ऑफ गुड्स, हर गुड्स की सेल पे और हर सर्विस की रेंडरिंग, मतलब हर सर्विस देने पर GST चार्ज होता है, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज़ टू कस्टमर। किसी फर्म ने गुड्स सेल किए कस्टमर को, कितने के? 1 लाख रुपीज़ के, जिस पर GST है 18%, ठीक है, जिस पर GST है 18%। तो हम क्या करेंगे? प्रोसीड्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, कितना? 1 लाख। ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फर्म को, है ना, बिलोंग्स टू फर्म। फर्म को बिलोंग करता है, फर्म ने सेल किया कस्टमर को, ठीक है। ये इसने जब सेल किया तो इसने GST चार्ज कितना किया फर्म ने? 18%। 18% कितना होगा 1 लाख का? 18,000, राइट। तो इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 1,18,000। बट ये जो GST चार्ज हुआ, क्या ये फर्म का GST है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने इतना GST पढ़ लिया होगा अब तक, इंटर में भी आप पढ़ चुके हो। फर्म ने जो गुड्स सेल किए उसने इस पे जो GST चार्ज किया, क्या ये फर्म रखेगा अपने पास? क्या ये फर्म रखेगा अपने पास? नहीं, राइट आंसर, फर्म नहीं रखेगा। ये तो भैया गवर्नमेंट का है ना, यही बोला ना आपने। और अगर ये नहीं बोला तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। 18,000 जो है ये जाता है गवर्नमेंट के पास। जो GST चार्ज होता है ये गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ लगाया, ये टैक्स है, ये जाएगा गवर्नमेंट के पास, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट रिसीव किया जाएगा वो होगा 1,18,000। ये फर्म के पास ही जाएगा पहले। जब ये फर्म के पास जाएगा तो फर्म विल पे दिस टू गवर्नमेंट, ठीक है। फर्म गवर्नमेंट को पे करेगा, जाएगा तो फर्म के पास ही। जैसे अगर मैंने आपको लेक्चर दिया, मैंने आपसे GST चार्ज किया, तो मैं रिसीव करके मैं उसको गवर्नमेंट को पे करूंगा, है ना। तो ये था एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। BCI क्या है? नाम तो सुना ही होगा, भूटानीज कॉमर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। BCI सोल्ड नॉट गुड्स,
सोल्ड क्लासेस टू स्टूडेंट्स, ठीक है, BCI सोल्ड क्लासेस टू स्टूडेंट्स फॉर रुपीज 5 लाख, GST एट द रेट 18%। अभी क्लासेस वाला ये तो गुड्स का एग्जांपल था। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अभी तक कि मैंने दी है आपको, ठीक है, क्लासेस दी हैं, वही वाला मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये क्या आएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में, प्रोसीड्स फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कितना, 5 लाख, बिलोंग्स टू BCI, भूटानीज कॉमन इंस्टीट्यूट, प्लस GST एट द रेट 18%। अब 5 लाख पे 18% चार्ज करना है। लेट मी कैलकुलेट, 5 लाख पे 18% होगा आपका 80,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5,80,000 टोटल अमाउंट रिसीव्ड। दिस विल बी पेबल टू गवर्नमेंट। ये जो मैं GST आपसे चार्ज करूंगा, अगर मैं आपको 5 लाख रुपीज़ की क्लासेस सेल आउट कर रहा हूँ, तो ये जो 80,000 का GST यहाँ पर आ रहा है, ये गवर्नमेंट को पेबल होगा, जो कि मेरे को पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे चार्ज किया है, राइट। बट अल्टीमेटली GST जो है वो फाइनल कंज्यूमर ही पे करता है, क्योंकि मैं तो आपसे लेके गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, मैंने खुद की जेब से तो नहीं दिया ना। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फाइनल कंज्यूमर ही GST पे करता है। तो ये आप कॉपी कर लो, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसको आप कॉपी कर लेना। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा पीछे से आके पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की। मतलब बात तो हम अभी भी वही कर रहे थे, बट इसके थोड़े डिटेल स्टडी हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे उस पर, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें 2 केस बनते हैं हमारे, GST में आप पढ़ चुके होंगे वैसे, ठीक है, बट हम ये कोई रिवीजन ले रहे हैं। 2 तरह की सेल्स बन सकती हैं, तो इंट्रास्टेट सेल होगी या फिर इंटरस्टेट सेल होगी। भैया इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है और इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? इंटरस्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, ठीक है, और इंटरस्टेट का मतलब होता है विद इन 2 स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल विद इन दिल्ली की जा रही है, मतलब जो परचेज़र है और जो सेलर है, जो बायर है और जो सेलर है, दोनों ही दिल्ली के हैं, ठीक है, ये दोनों ही दिल्ली के हैं, तो ये हो गई आपकी इंट्रास्टेट। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम ले लें विद इन दिल्ली एंड यूपी, ठीक है, कोई भी मान लो ये दिल्ली का है और ये यूपी का है, एक बंदा दिल्ली का और यूपी के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये होगी इंटरस्टेट सेल, राइट। अब इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में क्यों पड़ा? लगना तो GST है, पर इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट डिटरमाइन करेगा GST में भी कौन सा GST लगेगा। हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक CGST, SGST और IGST ब्रांचेस होती हैं, है ना। तो वो डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इंट्रास्टेट सेल है या इंटरस्टेट सेल है। अगर इंट्रास्टेट सेल होगी तो यहाँ पे 2 टैक्स लगेंगे,
एक होगा CGST प्लस एक होगा SGST। ठीक है, CGST जाता है गवर्नमेंट के पास और SGST जाता है स्टेट के पास। और ये बेसिकली जो ये लगाए जाते हैं इनके मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड रेट जो हैं, सपोज टोटल GST रेट है वो है 18%। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल और स्टेट में। तो ये यहाँ पे 9% डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे भी 9% डिस्ट्रीब्यूट होगा। जस्ट इन केस अगर टोटल GST 28% है तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 14% स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, और अगर इंटर स्टेट सेल है तो यहाँ पे लगाया जाएगा आपका IGST। कौन सा टैक्स लगाया जाएगा यहाँ पे? IGST, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST। और ये कौन रखे है, ये कौन रखेगा अपने पास? हमारे पास दो ही ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है GST। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है इसको स्टेट को, इसका प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, वो सब GST में पढ़ना चाहिए। ठीक है, GST में आप पढ़ लोगे, बट यहाँ पे जो इतना रिलेवेंट है उतना बता रहा हूँ। IGST जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है तो ये बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है एक प्रोपोर्शन में स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, नाउ यू कैन कॉपी दिस एंड वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। अब यहाँ तक हम जो है GST का बेसिक्स देख चुके हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे फॉर अकाउंटिंग पर्पस। एग्जाम्पल लेते हैं हम टाटा लिमिटेड का। ठीक है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द वर्ड GST इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अगर टाटा लिमिटेड ने परचेज किया है कुछ, सपोज परचेज ऑफ गुड्स या फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर परचेज ऑफ लाइक सर्विसेज, अगर कोई सर्विसेज परचेज की है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम, रेंट हो गया। ठीक है, और टेलीफोन बिल हो गया, है ना। कोई हमने सर्विस परचेज़ करी है टाटा लिमिटेड ने, एडवर्टीज़मेंट के हमने कोई पैसे दिए हैं तो हम सर्विस ले रहे हैं दूसरी कंपनी से कि वो हमारे लिए एडवर्टीज़मेंट कर दे, है ना। तो ये यहाँ पे हमने परचेज़ के बारे में बात करी। अब अगर टाटा लिमिटेड कुछ परचेज़ कर रही है, चलो पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ करो टाटा कंपनी ने सेल की कोई गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है, कोई सर्विसेज सेल करी, ये केस बन गया। एक बन गया परचेज़ का, दो केस बन गए, या तो परचेज़ होगा या सेल होगा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, है ना। अगर परचेज़ होगा तो क्या होगा? अगर परचेज़ होगा तो हम GST पे करेंगे, और अगर सेल होगा तो हमें GST रिसीव होगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अगर टाटा लिमिटेड है कुछ परचेज़ करती है तो GST पे करेगी, और कुछ सेल करती है तो GST रिसीव करेगी। फॉर अकाउंटिंग पर्पस जब हम GST पे करते हैं, फॉर अकाउंटिंग पर्पस जब हम GST पे करते हैं, फॉर अकाउंटिंग पर्पस जब हम GST पे करते हैं तो हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पर्पस में आउटपुट GST। ठीक है, हम उसको बोलते हैं आउटपुट GST। कब? फॉर अकाउंटिंग पर्पस अगर हम परचेज करते हैं और हमें GST पे करना पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं आउटपुट GST। मतलब कि हम पे कर रहे हैं, हमारे से बाहर जा रहा है, आउट। ठीक है, आउटपुट GST। अगर हम GST रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट GST।
इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी की जीएसटी आ रहा है, ठीक है। कब? फॉर अकाउंटिंग पर्पस इफ वी परचेज एनीथिंग एंड वी हैव टू पे द जीएसटी, वी विल कॉल इट एज आउटपुट जीएसटी। एंड फॉर अकाउंटिंग पर्पस इफ वी सेल एनीथिंग एंड वी हैव टू रिसीव द जीएसटी, देन वी विल कॉल इट एज इनपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ पे हम जीएसटी रिसीव और पे का नाम नहीं आता है अकाउंटिंग पर्पस में, हम क्या लिखते हैं? आउटपुट जीएसटी या फिर इनपुट जीएसटी, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से। फॉर अकाउंटिंग पर्पस अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं और हमें जीएसटी पे करना पड़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी, क्योंकि जीएसटी हम पे कर रहे हैं, बाहर जा रहा है आउट, तो आउटपुट जीएसटी। और जब हम सेल कर रहे हैं जीएसटी रिसीव हो रहा है तो मतलब इन हो रहा है, तो इनपुट जीएसटी, ठीक है। ये आप कॉपी कर लो। या इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज सो सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैंने रिवर्स बता दिया आपको, ठीक है, वो नाम के चक्कर में थोड़ा रिवर्स हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड फॉर अकाउंटिंग पर्पस जब भी हम करते हैं, अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हमने परचेज किया, हमें जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो हम उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब हम जीएसटी पे करेंगे उसको हम आउटपुट नहीं इनपुट जीएसटी पे बोलेंगे। और जब हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हमें जीएसटी रिसीव हो रहा है, हमें बाहर से जीएसटी आ रहा है, तो हम बोलेंगे उसको आउटपुट जीएसटी कि हमें जीएसटी बाहर से रिसीव हो रहा है। तो फॉर अकाउंटिंग पर्पस, एक बार दोबारा कर लेते हैं, फॉर अकाउंटिंग पर्पस अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं और अगर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है तो जीएसटी पे करने के टाइम पे हम उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। और अगर हम सेल कर रहे हैं और हमें जीएसटी रिसीव हो रहा है, अगर हमें रिसीव हो रहा था हम उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, रिसीव हो रहा था उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। नाउ सपोज हमने 8,000 रुपीज पे किए, हमारा इनपुट जीएसटी कितना था? 8,000 रुपीज, और आउटपुट जीएसटी हमारा था 15,000, ठीक है। ये एग्जांपल ले रहे हैं हम कि हमारा इनपुट जीएसटी 8,000 है और आउटपुट जीएसटी 15,000 है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा टोटल हमें जीएसटी कितना पे करना है। टोटल जीएसटी पे करने की बात को हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए लिखते हैं नेट जीएसटी पेबल। अकाउंटिंग में हम कैसे लिखते हैं? नेट जीएसटी पेबल, दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। हम 15,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो हमारा नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा 7,000 रुपीज, राइट। और यही 7,000 जो है ये हमारा होता है वैल्यू एडिड टैक्स। भैया आप तो इसको जीएसटी बोल रहे थे, जीएसटी को ही हम वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी जो है वैल्यू एडिड पर ही लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नेट जीएसटी पेबल हो गया, इसको हम वैल्यू एडिड टैक्स भी बोल सकते हैं, जो कि पेबल होता है किसको? पेबल टू गवर्नमेंट, ठीक है, पेबल टू गवर्नमेंट। तो ये था एग्जांपल, इसको आप ध्यान से अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है। इनपुट जीएसटी बोलते हैं, अगर परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी आता है, और सेल करेंगे तो आउटपुट जीएसटी होता है जब हमें रिसीव करना होता है, राइट। इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे थोड़ी सी, कि जर्नल एंट्रीज कैसे हम इनकी बनाएंगे वो करेंगे। अभी आप इसको कॉपी कर लो। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ, किस केस में? अगर जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट है, मतलब कि विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। अगर इंट्रा स्टेट है तो कौन से दो टैक्स आएंगे?
अगर इंट्रा स्टेट है तो कौन से दो टैक्स आएंगे, एक आएगा आपका CGST और एक आएगा आपका SGST, राइट। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ए का फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं इसको, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स फॉर ₹1 लाख एंड चार्जेबल GST 18%। इसकी एंट्री क्या बनेगी, सॉल्यूशन। जब हम गुड्स परचेज करते हैं उसकी जनरल एंट्री हम क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अभी मैं नॉर्मल एंट्री बता रहा हूँ आपको, GST वाली नहीं बता रहा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम सप्लायर्स, अगर यहाँ 4 कैश लिखा होता तो हम 2 कैश अकाउंट कर देते, बट अब लिखा है फ्रॉम सप्लायर्स, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। परचेज हमने कितने की करी, परचेज हमने करी 1 लाख की, ठीक है। बट यहाँ पे 1 लाख की परचेज करी है, अब ये बोल रहे हैं कि GST भी है 18%। अगर GST 18% है, अगर GST 18% है, हमें पे करना है, हमें पे करना है, तो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था, एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। CGST कितना होगा 9000, क्योंकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये भी कितना होगा 9000, टोटल कितना हो गया 1,18,000, जो हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, राइट। बट यहाँ पर अगर आपने सिर्फ ऐसे छोड़ दिया तो ये एरर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें GST पे करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, इनपुट GST, तो यहाँ पर आएगा इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो करेक्ट एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है नरेशन का, बट आप लिख देना एग्जाम्स में, ठीक है। आप लिख सकते हो नॉर्मली, नरेशंस आप पहले से लिखता रहो, आपको पता हो, कुछ भी लिख सकते, मतलब उससे रेलिवेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। बीइंग परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, राइट। अब इसी में एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी में ही, पेड ड्यूज टू सप्लायर्स। यहाँ पर हमने परचेज किया, यहाँ हमने ड्यूज क्लियर कर दिए। अगर हम ड्यूज क्लियर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जो पहले क्रेडिट था, जो पहले क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, कैश भी लिख सकते हो, बस मैं बोलूँगा कि बैंक ही लिखना, क्योंकि पेमेंट जो कंपनीज करते हैं वो बैंक से ही करती है नॉर्मली, ठीक है। तो आप यहाँ पे टू बैंक अकाउंट ही लिखना, ट्राई करना कि बैंक अकाउंट, कैश भी ठीक है, कैश भी गलत नहीं है, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट 1,18,000 बीइंग ड्यूज पेड टू सप्लायर, ठीक है। ये था पहला एग्जांपल जनरल एंट्री का, आप कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट जनरल एंट्री की ओर प्रोसीड करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, परचेस्ड गुड्स फॉर 3 lakh rupees, GST is 28%, 1/2 is paid in cash and remaining is due। हमने क्या किया, कंपनी ने गुड्स परचेज करे 3 लाख रुपीज की, जिसपे GST 28% का, 1/2 अमाउंट जो है वो कैश में पे कर दिया और बाकी अभी ड्यू है,
राइट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पहले हम नॉर्मल एंट्री बनाते हैं, परचेज सॉल्यूशन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब आप पूछोगे आपने कैश के लिए, क्योंकि हमने 1/2 कैश में पे कर दिया और जो ड्यू है वो हमारा क्रेडिटर्स हो गया, राइट। टू कैश अकाउंट एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेज कितने का किया हमने, 3 लाख का। जीएसटी कितना है, 28%, मतलब कि 14% और 14%। ये आप मत लिखना, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आएगा इनपुट CGST और इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। 14% और 14% कितना हो जाएगा, 42,000 एंड 42,000, 42,000, ठीक है। कैश हमने कितना किया पे, 1/2, 1/2 मतलब कितना हो गया ये, 3,84,000। इसका 1/2 हो जाएगा 1,92,000, नहीं होगा ना, हाँ। तो इस टोटल हमें इतना पे करना था, जिसमें से 1/2 हमने कैश में पे कर दिया। इसका 1/2 मत कर देना, क्योंकि हमें पूरा पे करना है जीएसटी के साथ, है ना। तो हमने 1/2 पे कर दिया, जो आपका आया 1,92,000, और जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना बचा, 1/2 पे कर दिया तो 1/2 रिमेनिंग बचा, तो 1,92,000 हमें क्रेडिटर्स को भी पे करना है। इसकी नरेशन आप खुद ही लिख सकते हो, आप समझदार हो इतने, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एक और एंट्री करते हैं, सी, परचेज्ड मशीन। अब हमने मशीन परचेज करी, ठीक है, फॉर ₹8 लाख, जीएसटी एट द रेट 5%। जीएसटी हम चार्ज कर रहे हैं कितना, 5%। आप बोलोगे भैया क्या करा रहे हो, बच्चों वाली चीजें हैं, आई नो, बाकी काफी बेसिक है, बट इट्स फन टू डू दिस, राइट। और अगर ये इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो बहुत ही इजीली आप सिक्योर कर जाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट है और इजी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दे दिया, तो आप इजीली सिक्योर कर सकते हो, काफी स्कोरिंग चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। अब मशीन परचेज करी तो इसकी नॉर्मल एंट्री बन जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। कितने की परचेज करी है, 8 लाख की, और इस पर जीएसटी कितना हो गया, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। अभी हम सारी ट्रांजैक्शन जो है इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर देख रहे हैं, इसलिए हम CGST और SGST ले रहे हैं। 8 लाख पे 5% होगा आपका 20,000 एंड 20,000, सॉरी 5% नहीं है, 2.5% है, ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड करना होता है। 8 लाख में 5% 40,000, उसको हमने डिवाइड कर दिया 20,000, ठीक है। ये आप लिखना मत एग्जाम्स में, ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा था यहाँ पर, ठीक है। ये 14% भी मत लिखना, आई रोट इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका 8,40,000। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने मशीन परचेज करी है, सपोज ये आपने परचेज करी है, और कोई आपसे पूछे कि इस मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो जो मशीन की कॉस्ट होगी ना, वो ये होगी 8 लाख रुपीज की। आप ये नहीं बोलोगे कि आपने 8,40,000 पे किए, क्योंकि ये तो टैक्स है, ये जीएसटी है, ये आपका कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो कॉस्ट जो होती है मशीन की, एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, इसमें हम बोलेंगे इसको कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर आप कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हो, सपोज मैंने एक लैपटॉप परचेज किया था, सपोज मैंने किया ही था, ठीक है, 60,000 का, तो 60,000 में जो था वो 9,000 जीएसटी था, तो 9,000 जीएसटी, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60,000 में अगर 9,000 जीएसटी है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी 51,000, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर मेरे से कोई पूछेगा तो वो कॉस्ट ये है, ना कि ये, ठीक है। पे तो हमें करना ही पड़ेगा जीएसटी, बट एक्चुअल कॉस्ट हमें जितनी हम वैल्यू उसकी होती है वो मानते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो प्लीज।
और एक और चीज, कॉस्ट इसको क्यों मानते हैं, इसको हम, ये हमारा एक तरह से, चलो मैं नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री में समझाऊंगा आपको, ठीक है, ये अभी आप कॉपी कर लो। सही बोलूं तो जिस चीज में मजा है पढ़ने में वो पढ़ना चाहिए, है ना। एंड आई नो हम लोगों को काफ़ी टाइम, काफ़ी जगह पर हमें डिमोटिवेट फील होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको लगता होगा किसी और की आप लाइफ देखते होगे, आपको लगता होगा अच्छी लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है ना, बट आप नहीं जी रहे हो, तो आप अपने टाइम जोन में, वो अपने टाइम जोन में हो, वो अपने टाइम जोन में है ना। तो आप अपनी लाइफ किसी के आगे 5 ईयर से कंपेयर मत करो कभी भी, ठीक है। जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड, ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है, तो थोड़ा बहुत एडवाइस जो मुझे ठीक लगता है मैंने बोल दिया, चलो ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। डी, रेंट पेड ₹20,000, जीएसटी एट द रेट 12%, ठीक है। जीएसटी लगाएंगे हम 12%, क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप बोल नहीं रहे हो साथ साथ, बड़े नालायक हो, साथ साथ बोलो क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमने पे करा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनपुट, वेरी गुड, सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, यस, अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना रेंट पे किया, 20,000, 20,000 में जीएसटी है 12%, मतलब कि 1200 एंड 1200, टोटल कितना हो गया, 22,400, है ना। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो मैं पीछे नहीं कर पाया, रेंट अकाउंट डेबिट, इसमें जो आप कहोगे आपका खर्चा कितना है, इसमें जो आपका एक्सपेंस है वो है ये आपका एक्सपेंस है, और आप कहोगे भैया ये क्या है, फिर ये सी जीएसटी जीएसटी हम तो पे कर रहे हैं अपनी जेब से, ये क्या है, ये है आपका एसेट। भैया पगला गए हो क्या, भैया पगला गए हो क्या, ये एसेट कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ ये एसेट कैसे है आपका। काफ़ी केसेस में जब आप जीएसटी पे करते हो तो आप उस पर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, है ना। जब आप पे कर रहे हो तो आप उस पर क्रेडिट ले सकते हो, तो वहाँ पर ये एसेट आपका बन जाता है, क्योंकि जब या तो आप उस पर क्रेडिट ले लो, या फिर जब आपको आपने परचेज किया, जब आप कुछ सेल करोगे तो वहाँ पे आउटपुट जीएसटी जीएसटी आपको रिसीव होगा। तो हमने अभी क्या किया था, नेट जीएसटी पेबल निकाला था, पीछे हमने क्या किया था, नेट जीएसटी पेबल निकाला था, कैसे, हमने क्या किया था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सपोज एग्जांपल लेते हैं, आउटपुट जीएसटी आपका 5,000 है, ठीक है, और इनपुट कितना हो गया इस वाले केस में अगर देखें हम 2,400, ठीक है। तो आपको जो पे करना पड़ेगा, जो यहाँ से निकल के आएगा 2,600, आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एसेट, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी कम कर रहा है ना, लाइबिलिटी कम नहीं कर रहा, ऐसे नहीं बोलूंगा, बट ये आपको एक एसेट है ना, क्योंकि आप उसको बाद में आपको क्रेडिट ले पा रहे हो, राइट, इसलिए हम इसको एज अ एसेट ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। स्टेशनरी पेड ₹60,000, जीएसटी एट द रेट 10%, ठीक है। इसकी क्या एंट्री बनेगी, साथ साथ बोलना मेरे, क्या एंट्री बनेगी, साथ साथ बोलो मेरे यार, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्टेशनरी कितना, 60,000,
और ये आपका आ जाएगा 5% ना, 3000 एंड 3000, तो ये हो जाएगा आपका 66,000, राइट। वही ट्रांजेक्शन बीइंग स्टेशनरी पेड, है ना, नरेशन बन जाएगी। तो ये आपका एक्सपेंस है जो आपने स्टेशनरी पे खर्चा किया है, और ये जो आपका जीएसटी है, इनपुट जीएसटी, ये आपका एसेट है, क्योंकि आप इसको बाद में इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, है ना। ये नहीं होता हर केसेस में कर सकते हो, बट कहीं जगह पे आप कर लेते हो, ठीक है। अगर आपके पास आउटपुट जीएसटी है, ऑब्वियसली तभी कर पाओगे अगर आप जीएसटी कहीं से रिसीव कर रहे हो, है ना, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आप कॉपी कर लो। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो महाकाल की कृपा से लाइक ठोक दो और कमेंट कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ओम नमः शिवाय। लाइक ठोक देना दबा के। अब हम एक थोड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। एक लेते हैं हम एफ, एंट्री है हमारी एफ, ठीक है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स फॉर ₹1 lakh एंड जीएसटी एट द रेट 18%। ये हमारी थोड़ी यूनिक एंट्री है। तो भैया पागल बना रहे हो क्या? सबसे पहली एंट्री आप यही लिए थे। अरे रुको तो, हम तुमको बताएंगे। देखो, इसके एंट्री अपन क्या बनाए थे, साथ साथ बोलना मेरे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही बनाया था ना। कितना अमाउंट लिया था? 1,09,000 और ये आ गया था आपका 1,18,000, है ना, यही बनाए थे। अब एक एडिशनल चीज़ ऐड कर रहा हूँ। सपोज करो ये 12 जुलाई को हमने ट्रांजेक्शन करी थी, ठीक है। ये हमने 12 जुलाई को ट्रांजेक्शन करी थी। अब हमें जी पार्ट में 15 जुलाई है, इसी से रिलेटेड एक और एंट्री बना रहा हूँ। परचेज्ड गुड्स costing ₹20,000 returned to supplier। ये जो हमने 1 लाख के गुड्स खरीदे थे, इसमें से 20,000 के गुड्स जो है हमने वापस सप्लायर को रिटर्न कर दिए। अगर हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिए तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री बनाते हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री हम पहले भी बनाया करते थे। क्या करना है? कुछ नहीं करना। परचेज किया था, ये एंट्री थी। परचेज रिटर्न किया, एंट्री उल्टी कर दो। उल्टी कैसे, रिवर्स कैसे करेंगे? जो क्रेडिट में था उसको डेबिट में ले आओ। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, राइट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और जो हमने जीएसटी पे किया था, जो हमारा डेबिट था, वो हमारा कम हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? 20,000, क्योंकि हमने 20,000 के रिटर्न किए हैं, है ना। 20,000 रिटर्न कर दिया। सॉरी 20,000 नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स में तो हमने जीएसटी इंक्लूड किया हुआ था ना। तो यहाँ पर जो आएगा वो जीएसटी इंक्लूड करके आएगा। हमने रिटर्न कितना किया है? परचेज रिटर्न हमारा था 20,000। ये हमारी कॉस्ट थी। 1 लाख में से हमने 20,000 दिया, राइट। उस 20,000 पे कितना जीएसटी है वो हम चेक करेंगे। 20,000 पे जीएसटी है 18%। 18% मतलब ये आएगा आपका 1200, क्योंकि हमें 9% निकालना है ना। तो 20,000 का अगर आप 9% निकालते हो, निकालना जरा कितना आता है।
इतना ही आएगा, अरे 20,000 9% इतना ही आएगा, 1200, ठीक है 1200 आएगा, आर यू श्योर? 1800 आएगा ब्रो। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। यहाँ पर एक्चुअली क्या था, मैंने जीएसटी का रेट जो है क्वेश्चन में 12% था, बट मैंने यहाँ पे 18% ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैं 18% ले रहा हूँ तो इसका अमाउंट भी यहाँ पे 1800 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे 12% था, इसलिए वहाँ पे 1200 आ रहा था सोल्यूशन में, ठीक है। तो आप इसी को लेकर चलो, है ना। 20,000 18% हो गया आपका यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 23,600, ठीक है। ये हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। तो ये हो जाएगी आपकी न्यू एंट्री, राइट। ये आप कॉपी कर लो। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को बता देना। देखो थोड़ा बहुत जब ये थोड़ी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन होती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है ना। इवन आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट ठीक है, इतना बड़ा भी कोई मिस्टेक नहीं था यार, ठीक है। तो ये इसको आप कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अभी तक हम बात कर रहे थे गुड्स हमने परचेज किए उस बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे अगर हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी। अभी तक हमने सिर्फ इनपुट जीएसटी देखा, आउटपुट वाला नहीं देखा, परचेज वाला देखा ना। कौन सा था लास्ट, आई थिंक जी था, ठीक है। बाकी आप देख लेना, अगर ये अल्फाबेट थोड़े जब सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये नई एंट्री आएगी अब, सेल वाली, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल करे कस्टमर को फॉर ₹10 लाख, जीएसटी लगाया हमने इस पर 12%, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी अगर अपन सेल करते हैं, देखो क्रेडिट पे बेचे हैं, साफ कह रहा है, कैश तो नहीं कह रहा। तो हम सेल करते हैं तो हमारे वो क्या बन जाते हैं, डेटर्स, वेरी गुड, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। और अब हमें जीएसटी, और हम यहाँ पे जीएसटी भी पे कर रहे हैं टू जीएसटी अकाउंट। दो तरह की जीएसटी हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, इंटरस्टेट की, है ना। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना, सेल्स टोटल 10 लाख, ये हमारी सेल्स है, इस पर 12%, मतलब कि 60,000 यहाँ सीजीएसटी और 60,000 एसजीएसटी, ये कितना हो जाएगा, 11,20,000, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा अब, आउटपुट, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, तो आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि हमें जीएसटी यहाँ पे रिसीव करना है डेटर से, तो हम उसको क्या बोलते हैं जब हम रिसीव करना होता है, आउटपुट जीएसटी। तो आउट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप खुद ही लिख सकते हो। उसके बाद एक काम करो, इसी में ये फर्स्ट पार्ट बना लो और इसी में सेकंड पार्ट, रिसीव्ड ड्यूज फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर्स से हमारे पास पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक इंक्रीज हो रहा है और डेटर्स कम हो गए, तो टू डेटर्स अकाउंट, तो कम हो गया उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितना आएगा, 11,20,000, क्योंकि ये होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, पैसा तो हमें जीएसटी के साथ ही मिलेगा, राइट। नेक्स्ट एंट्री, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी है ना। इसमें मेनली जो हम अकाउंट्स में एंट्री बना देते हैं, बस जीएसटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वही उसी से रिलेटेबल है। बस ये आउटपुट और इनपुट को समझने का आपको फंडा समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो आप आराम से एंट्रीज बना लोगे, है ना। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹20 लाख।
GST at the rate 18% will be charged। इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश हमने कैश के लिए हमने गुड्स सेल करे तो डेटर्स की जगह अब यहाँ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स में आ जाएगा आपका 20 लाख टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना, 20 लाख पे 18% मतलब कि 9% यहाँ और 9% यहाँ, तो 9% कितना होगा इसका 1,80,000 एंड 1,80,000, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 22,60,000, है ना। अब इसमें जैसे हम परचेज में बात कर रहे थे कि इधर हमारा एक्सपेंस आ रहा था और एसेट्स आ रहे थे, तो इसमें जब ये होगा, ये हमारा सेल्स का, ये तो हमारा रेवेन्यू है ना, ये हमारा रेवेन्यू है। परचेज में हमारा ये एक्सपेंस था, परचेज कर रहे थे, अब हम सेल कर रहे हैं, तो सेल हमारी क्या होगा यहाँ पे, रेवेन्यू होगा, राइट। और जो हमारा वहाँ पे इनपुट GST था वो क्या था, हमारा एसेट। जो इनपुट था वो GST, तो आउटपुट जो हमें पे करना है वो क्या होगा, लायबिलिटी। है ना, जो हमें पे करना है वो ऑब्वियसली हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर हमें किसी को अमाउंट पे करना है तो हमारे लिए लायबिलिटी है, और अगर हम सेल कर रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू है क्योंकि हमने सेल करी है, राइट। बेसिक चीज़ है बहुत ही। अगर इसमें भी आपको डाउट हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट आउट, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो। एंड इस लेक्चर के लिए ये जो मैं एंट्री करने वाला हूँ, दैट विल बी अ J एंट्री। ये लास्ट एंट्री है इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर आप देखो उससे पहले इसका रिवीजन जरूर कर लेना। वैसे तो बहुत ही बेसिक है, बट एक बार रिवीजन कर लेना जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये हम करते हैं, अब ये हम बात करेंगे, ये एंट्री मैं कर रहा हूँ सेल्स रिटर्न पे, ठीक है। जैसे हमने अभी परचेज रिटर्न पे करी थी वैसे ही मैं सेल्स रिटर्न पे करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, दो बना लेते हैं इसमें, ठीक है। J के अंदर एक बना लेते हैं 25 सपोज मार्च का, ठीक है, और एक बना लेते हैं 28 मार्च का, ठीक है। यहाँ पे पहली एंट्री हम बना लेते हैं और ये सेकेंड एंट्री हम यहाँ बना लेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पर सेल करे कितना, फॉर ₹8 लाख। GST एट द रेट 12%, कुछ भी रेट हो सकता है, 12%, 18%, कुछ भी रेट, 28 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। सेल्स रिटर्न ₹1 लाख, ठीक है। दो एंट्री बनेंगी, एक बनेगी 25 मार्च को, पहले वही बनाएंगे, क्या एंट्री बनेगी, सेल करिए हमने गुड्स क्रेडिट पर। तो अगर हम गुड्स क्रेडिट पर सेल करेंगे तो हमारे होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, है ना। सोना नहीं है, सोना नहीं है इतना भी बोरिंग नहीं है यार, सोना नहीं है, ठीक है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना है हमारा 8 लाख का, इस पर 12% है तो 8 लाख का 6% होगा आपका 4800, यहाँ पे आपका आएगा 4800, ठीक है। इट विल बी 48,000 नॉट 4800, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8,96,000, राइट। अब 28 मार्च को अगर रिटर्न हो गई, मैंने आपको बताया था जब भी रिटर्न होगा तो हम क्या कर देंगे, एंट्री को उल्टा कर देंगे, मानिए कि रिवर्स कर देंगे। परचेज में हमने वो वाला रिटर्न कर दिया था, ऐसे ही हम इसमें रिटर्न कर देंगे। अगर रिटर्न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स रिटर्न है ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट
रुको 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 रुको, जीएसटी भी तो आएगा, यहाँ पर लिखते हैं टू डेटर्स अकाउंट, और यहाँ पर आपका आएगा आउटपुट। नाम हमें आउटपुट ही रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको कम कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ पे इनपुट कर दो रिटर्न के टाइम, नाम वही रहेगा आउटपुट वाले। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, परचेज़ वाले केस में इनपुट रहेगा और यहाँ पे आउटपुट ही रहेगा क्योंकि हम चीज़ को कम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट किया तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न कितना किया, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ सेल्स रिटर्न। जीएसटी कितना लगेगा, 12%, मतलब कि 6%, 6000 एंड 6000, 1,12,000 आपका आ जाएगा यहाँ डेटर्स में, ठीक है। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, ठीक है। और इसकी भी आप लिख लेना, यहाँ पे लिख लो या फिर मैं लिख देता हूँ, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। हमने जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है। जीएसटी के बाद में पढ़ने के बाद हमने क्या किया, एक दो हमने एंट्रीज देखी थी जर्नल एंट्रीज की, कैसे हमें जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेल ऑफ गुड्स और एंडिंग ऑफ सर्विसेज में कि कितने तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। एक इंटरस्टेट हो सकती है, एक इंटरस्टेट हो सकती है। इंटरस्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, और इंटरस्टेट का मतलब होता है विद इन 2 स्टेट्स। जहाँ विद इन द स्टेट्स होगी वहाँ पे 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जहाँ पे इंटर होगी वहाँ पे आईजीएसटी लगता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है, जो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स को, वो आप छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है आईजीएसटी। तो इसमें फिर हमने कुछ केसेस देखे कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज जो है बनाएंगे इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सारे हमने केसेस पढ़ने की कोशिश करी, परचेज के भी और सेल्स के भी, जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी। और नेक्स्ट में हम इंटरस्टेट पर फोकस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड लेट मी नो कि अच्छा था या नहीं, ठीक है। क्योंकि यार बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं बनाने में, ठीक है, समझाने में टाइम देना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। तो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड। तो बताना ज़रूर, ठीक है। जैसा भी फीडबैक हो, अच्छा या बुरा, कैसा भी फीडबैक हो, ठीक है, जो भी बुरा फीडबैक होगा आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट, ठीक है। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो फीडबैक ज़रूर देना। सो दिस इज़ इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।